So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and here I am with lecture number 18 of our inorganic chemistry. And today we will be discussing the details of hybridization and also the types of overlapping like p-pi, 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 d-pi. ये सब bonding भी हम आज पढ़ेंगे. एक्चुअल ओवरलैपिंग कैसे कैसे होती है मॉलिक्यूल्स में, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ना कि उसके ट्रिक को. ठीक है. तो 2 दिन यार वीडियोस नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज, और कोशिश करूंगा दिन में 2 वीडियोस अपलोड करके वो जो 1-2 दिन हमारा मिस हुआ है उसको कंपनसेट करने की. और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि बहुत जल्द ही हम लाइव लेक्चर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइव लेक्चर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे स्पेशली फॉर जेई एडवांस. जेई मेंस लेवल के प्रॉब्लम्स आपको खुद से सॉल्व कर लेने, आप पीवाईक्यूज सॉल्व कर लीजिए. फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन ही रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो वो यहाँ मैं करके आपको दिखाऊं उसका कोई सेंस नहीं बनता. ठीक है. तो लाइव लेक्चर्स करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहां पर आपको मैं प्रॉपर अप्रोच सिखाऊंगा कि कैसे अप्रोच किया जाए क्वेश्चंस को, क्या सही अप्रोच हो सकता है, क्या अप्रोच ठीक नहीं है. अगर आपको कोई और तरीका समझ में आ रहा है तो उसको भी वैलिडेट करेंगे यार कि सही है या गलत है. यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स का ये मतलब मत समझो मुझे है ना, आओ 30 सेकंड में एडवांस के प्रॉब्लम को कैसे करें, 1 मिनट में कैसे करें, 2 मिनट में कैसे करें. ये 2 कौड़ी की बातें हम नहीं करेंगे यहाँ पर. ठीक है. यहाँ हम जो एक्चुअल काम की चीज़ है वो करेंगे. 1 मिनट तो क्वेश्चन को पढ़ के समझने में लग जाता है मेरे भाई. ऐसे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे. अगर आपको क्वेश्चन का लेवल टेस्ट करना है तो थोड़ा रियल जेई एडवांस सीरीज हमारी है जिसमें अभी तक 105 वीडियोस अपलोडेड हैं. आप इनके क्वेश्चंस को देख लीजिए. मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो इसी लेवल का होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये थोड़े से एडवांस से ऊपर लेवल के हैं बट विद इन द सिलेबस हैं. हम जो क्वेश्चन करेंगे वो एडवांस ओरिएंटेड भी रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस एडवांस प्लस भी रहेंगे. लेकिन एडवांस ओरिएंटेड रहना बहुत ज़रूरी है, इस बात को समझिए. एडवांस के पैटर्न के साथ वो कैसी कैसी चीज़ें पूछना पसंद करते हैं, उनके पैटर्न के साथ ओरिएंटेड रहना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. यहाँ मैं आपको ये नहीं फील कराने के लिए क्वेश्चंस कराऊंगा कि मैं बहुत सुपीरियर हूँ, देखो कितने टफ क्वेश्चंस मैं कराता हूँ. नहीं, ये नहीं करना. अगर टफ ही कराना है तब तो फिर ऐसे ऐसे टफ क्वेश्चंस करेंगे कि भाई 1-1 घंटे में 2-2 क्वेश्चन हो रहे हैं. ठीक है. ऐसे भी टफ क्वेश्चंस बना पाना, फिर आपके सामने उसको सॉल्व करके दिखा पाना वेरी पॉसिबल है मेरे लिए, बट वो हमारा मोटिव नहीं है, वो पर्पस नहीं है. पर्पस ये है कि आप जेई एडवांस में एक अच्छा से अच्छा रैंक पाएं. ठीक है. 1 डिजिट 2 डिजिट एस रैंक अगर आप एम कर रहे हो, उसके लिए हम ये चीज़ें करना चाह रहे हैं. ठीक है. कोई भी बच्चा कर सकता है, बस वो कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री ढंग से पढ़ा हो, सिमिलरली कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ढंग से पढ़ा हो. ये दोनों के ही कंप्लीट कोर्सेज आपको केएमआईटी ऐप पे मिलेंगे. और अगर आप इन कोर्सेज में अगर आपने एनरोल करा हुआ है तो फिर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स इन्हीं कोर्सेज के अंदर मिलेंगे. और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको पूरी जेई एडवांस लेवल की जो सच्ची प्रिपरेशन है वो कराई जा रही है सिर्फ केएमआईटी ऐप में. ओनली फॉर केमिस्ट्री फॉर टाइम बीइंग. सिर्फ केमिस्ट्री की बात मैं कर रहा हूँ. ठीक है. तो बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाइए अगर आपके पास ये वीडियो पहुँच गया तो. एंड सिमिलरली आई होप कि आप अभी तक 17 लेक्चर्स जो पिछले हैं वो आपने फॉलो किए होंगे. और आज हम करने जा रहे हैं 18th लेक्चर. ओके. तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस बिगिन विथ लेक्चर नंबर 18. चलिए. तो आज बेटा हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे. पिछले लेक्चर में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दिया था, इंट्रोड्यूस कर दिया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है.
उसके कुछ पोस्टुलेट्स भी आपको मैंने लिखाए थे, जिसमें से मैंने आपको ये कहा था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, मतलब मिक्स होते हैं, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। फिर मैंने बताया था हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है, एनर्जी होती है, वो सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की सेम होगी अगर वो सेम काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के हैं तो, और उनका जो शेप भी होगा वो आइडेंटिकल होगा। उनका जो शेप भी होगा वो आइडेंटिकल होगा, एक छोटा लोब एक बड़ा लोब, ऐसा करके मैंने आपको शेप बताया था। फिर मैंने बोला था आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, नहीं बनाते। मान लो आप पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, नहीं बनाते वो पाई बॉन्ड्स। वो प्रेफर करते हैं सिग्मा बॉन्ड्स बनाना या फिर लोन पेयर्स अकोमोडेट करना। चलो उसी में थोड़े 2-3 पॉइंट्स और लिखिए आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। अगला पॉइंट लिखिए, एज द परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस इन अ हाइब्रिड ऑर्बिटल, परसेंटेज एस कैरेक्टर जैसे बढ़ेगा, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बिकम बल्कियर एंड शॉर्टर, वो बल्कियर और शॉर्टर होने लगेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ऑन द अदर हैंड, एज द परसेंटेज p और परसेंटेज d कैरेक्टर इंक्रीजेस, d और p कैरेक्टर बढ़ने पर द ऑर्बिटल बिकम्स लॉन्गर एंड थिनर। क्या मतलब है इसका, ये आपको आगे चलकर और अच्छे से समझ आएगा, अभी बस पोस्टुलेट्स में लिखो। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा तो जो शेप है वो बल्कियर और शॉर्टर हुई। इसी तरह से अगर परसेंटेज p कैरेक्टर या फिर परसेंटेज d कैरेक्टर बढ़ रहा है तो वो थोड़ा लॉन्गर होगा एंड थिनर होगा, ठीक है। इससे मैं आपको थोड़ा शेप बता देता हूं। जैसे देखिए लॉन्गर थिनर का क्या मतलब है, जैसे मैं एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाता हूं आपके सामने, तो वो थोड़ा ऐसा बनेगा। sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मैंने बनाया ये आपके लिए, ठीक है। दिस इज योर sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। यहां पर आप s कैरेक्टर को ध्यान से देखें, अगर थोड़ा ड्राइंग से समझ लेना। ये s कैरेक्टर क्या है यहां पर, दिस इज sp3 सपोज। व्हाट इज s कैरेक्टर हियर, 25% s कैरेक्टर इज देयर, क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स हैं, चारों का बराबर कैरेक्टर, तो s कैरेक्टर 25%। इसके बाद ये भी मैंने एक ऑर्बिटल बनाया है और इसमें थोड़ी सी s कैरेक्टर मैंने बढ़ाई है। अब यहां पर देखो आप, s कैरेक्टर बढ़ने पर कैसा हो जाएगा, वो बल्कियर और शॉर्टर। अब आप इसको समझिए, बल्कियर एंड शॉर्टर का मतलब ये, अब बस इसकी लेंथ के, देखो एग्जैक्ट ऐसा ड्रॉ कर पाना पॉसिबल नहीं। ये मान लो इसकी लेंथ है, थोड़ा बल्कियर हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा मान लो ये वाला लोब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है, समथिंग लाइक दिस। ये हो गया तुम्हारा sp2 ऑर्बिटल। शेप वैसा ही है रफली, थोड़ा सा साइज में फर्क आता है, ठीक है। दिस इज योर sp2 ऑर्बिटल एंड अब यही sp करोगे तो बस इसी टेंडेंसी में वो थोड़ा सा और, ये थोड़ा सा बड़ा और ये थोड़ा और ऐसा बल्कि जैसा बना लो इसको, बल्कि जैसा शो कर लो, थोड़ा ऐसा बल्कि और थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कुछ इस तरह से ओरिएंट हो जाती है सब एक ही टाइप का शेप, बस ये थोड़ा इस तरह से ओरिएंट हो जाता है, थोड़ा बल्कि और थोड़ा छोटा। ये छोटा है, थोड़ा समझ लेना आप। दिस इज सपोज sp ऑर्बिटल। यहां पर s कैरेक्टर आप देख पा रहे हैं, 50% ऑफ s कैरेक्टर इज देयर। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है, ऑल्दो पाई बॉन्ड्स इनमें से कोई ढंग का नहीं बनाते, ढंग का पाई बॉन्ड कोई नहीं बनाता, बस हाँ बॉन्ड के लेंथ में थोड़ा फर्क पड़ेगा। समझ पा रहे होगे आप, थोड़ा लंबा दिख रहा है, ये बॉन्ड के लेंथ में थोड़ा फर्क पड़ेगा,
और इस पॉइंट का एग्जैक्ट क्या क्या एप्लीकेशन है वो आगे हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। अगर आपने थोड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, आपने सुना होगा बेंजाइन, होता है कुछ बेंजाइन। वहाँ बेंजाइन में मैंने आपको बताया था कुछ ऐसा होता है बेंजाइन। जिसने अभी नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, जिसने पढ़ी है उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, शायद रिलेट कर पाओ। बेंजाइन में हम कहते थे ये वाला पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता था। हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला पाई बॉन्ड बनाता था। देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए पाई बॉन्ड बना पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपका वो sp2 ऑर्बिटल है और sp ऑर्बिटल है तो उसकी टेंडेंसी sp3 ऑर्बिटल से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज ये वाले लोब का भी थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस लोब का वो हल्का बढ़ जाता है। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है ये लोब, ठीक है, ये लोब थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो फिर भी वो कोई बहुत इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती है, यहाँ पे कोई बहुत इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती है। ये sp2 और sp2 ऑर्बिटल मिलकर ये पाई बॉन्ड बना रहे होते हैं, कोई बहुत इफेक्टिव नहीं होती ओवरलैपिंग, बट स्लाइट टेंडेंसी बढ़ती है इसके कंपैरेटिव थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा, ठीक है। उतनी महत्व नहीं है इस बात की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लिखिएगा। सो एज द परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, अगला पॉइंट है ये, एज द परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस एनर्जी ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल डिक्रीजेस। यस, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। और इसी तरह से परसेंटेज पी और डी कैरेक्टर बढ़ने से हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। इनको आपको एज अ पोस्टुलेट ही याद रखना पड़ेगा, इसका कोई प्रूफ या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको अभी नहीं मिलने वाला है। इसका प्रूफ मैथमेटिकल है जो कि आउट ऑफ स्कोप है, ठीक है। और अगर मेरा मन हुआ तो एडवांस प्लस वाला जो हम लेक्चर्स करेंगे उसमें आपको बता भी दूंगा, बट वो इरेलीवेंट है, आप मान के चलिए। बस ये 2 पॉइंट्स याद रखिए। एनर्जी डिक्रीज हो जाती है अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा हो, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा हो। इसलिए आपने अगर ऑर्गेनिक पढ़ी है, थोड़ी सी इसका एप्लीकेशन बता देता हूं। आपने देखा होगा sp2 कार्बन पर माइनस और sp कार्बन पर माइनस, वैसे बात करते हो आप, तो आप देखते हो यार sp कार्बन पे माइनस ज़्यादा स्टेबल है, ऐसे ही बोलते हो ना। क्यों? क्योंकि उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हुआ, बढ़ गया है। sp में परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया है तो क्या, तो एनर्जी कम हो गई है। एनर्जी कम होना मतलब स्टेबिलिटी आना। तो कुछ वैसी ही बात है। इस तरह से एक जगह नहीं बहुत जगह हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो ये पॉइंट एकदम रूल लॉ की तरह याद रखो आप, ठीक है। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ना, एनर्जी डिक्रीज होना। अगला पॉइंट लिखो कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन also determines the type of hybridization, also determines the geometry of the molecule, also determines the geometry of the molecule। थोड़ा बहुत ये मिलता है सॉरी, ये थोड़ा बहुत मिलता है VSEPR मॉडल के साथ। जैसे वहां पर हमने पढ़ा था स्टेरिक नंबर 2, तो स्टेरिक नंबर 2 मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, sp स्टेरिक नंबर 2, तो वहां लीनियर था, तो sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर ज्योमेट्री देता है। ऑल्दो यहाँ कुछ नई बातें भी ऐड होंगी, बट थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं पहले बता देता हूँ आपको कि हाँ कैसे हाइब्रिडाइजेशन के टाइप से हमें ज्योमेट्री का पता चलता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट कैसे करें। हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट कैसे करें किसी भी एटम पे, उसका एटम का क्या हाइब्रिडाइजेशन है कैसे पता करें। तो सुनिए, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रेडिक्शन है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रेडिक्शन है, कुछ लोग कुछ टपोरियों सा फॉर्मूला लेकर आते हैं और उससे बताते हैं
कुछ कुछ 76 में ये माइनस कर दो, फिर इसमें ये प्लस कर दो। बहुत ही वाहियात तरीका है, मत पढ़िए, वैसे कुछ नहीं समझ आएगा वो, ठीक है। उससे एक्चुअल में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जब समझना है हमको ना, तो हमें थोड़ा सा ऑर्बिटल्स का नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए हमें थोड़ा ऑर्बिटल्स का नॉलेज होना चाहिए। तो एकदम एग्जैक्टली अगर आपको कहीं छोटे मोटे एक्सेप्शंस आ रहे हैं, कहीं पर मैं कह रहा हूँ sp3d2 है, फिर मैं कह दे रहा हूँ कहीं पर d2sp3 है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बीच में अगर आपको डिस्टिंग्विश करना सीखना है, सर sp3d2 कैसे हुआ या फिर d2sp3 कैसे हुआ, दोनों का स्टेरिक नंबर देखिए सेम लग रहा है आपको, 6 लग रहा है, इधर भी 6 लग रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है, अगर इन दोनों के बीच आपको डिस्टिंग्विश करना है कि यार ये होगा कि ये होगा, ये कैसे पता चलेगा, तो इतनी जो बारीकियां हैं ये आपको थोड़ा ऑर्बिटल्स के नॉलेज से, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के नॉलेज से, इससे समझ आएगा, ठीक है, ये इससे समझ में आएगा। तो अभी मैं ये चीज़ धीरे धीरे आपको डेवलप कराऊंगा, ये धीरे धीरे डेवलप करूंगा। पहले मैं आपको एक रफ तरीका बता दे रहा हूं जिससे 99% केसेस में आप सही हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करेंगे। बट कहीं कहीं पे, कहीं जैसे रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस हो रहा है तो वो कार्बन पे जो माइनस है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो ऐसे जो फिनोमिनास है इसके लिए कोई ट्रिक और टपोरीबाजी काम नहीं आती, वहाँ पे थोड़ा सा ऑर्बिटल का या रेजोनेंस का नॉलेज काम आता है, ठीक है, जो मैंने आपको जीओसी में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। वहाँ देखोगे आप तो मज़ा आएगा, आपको समझ आएगा। इसीलिए मेरी जो जीओसी है वो औरों से काफ़ी अलग है। आप खुद ही जाके देखिए, मैं बिल्कुल प्लेलिस्ट यूट्यूब पर रखा हुआ है, आप खुद ही जाकर देखिए, औरों से काफ़ी अलग जीओसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी क्या बोला मैंने, ऑर्बिटल का नॉलेज चाहिए, लेकिन आपको एक रफ आइडिया मैं दे रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको क्या यूज़ करना है। फिलहाल आप ये यूज़ करिए, बहुत सही तरीका है ये, 99% केसेस आप इससे सही कर पाएंगे अच्छे से। तो क्या बोला था मैंने कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस लिए यूज़ होते हैं। जी हाँ, सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं और सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं और यस और रखते हैं लोन पेयर्स। सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं और लोन पेयर्स रखते हैं, इसकी बात की थी हमने। अभी थोड़ी सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में एक दो डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी बताएंगे, बट रफ आइडिया आप ये समझिए कि आपको बस ये देखना है कि वो जो एटम है जिसका आप हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट कर रहे हो, सीधी भाषा में बोलूँ ना तो आप उसका स्टेरिक नंबर चेक कर लो। जो मैंने स्टेरिक नंबर आपको बताया था ना पीछे VSEPR मॉडल में, स्टेरिक नंबर भी तो इसी तरह से देखा था हमने, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर्स। यस, तो एटम का आप स्टेरिक नंबर चेक कर लो, आप उसका स्टेरिक नंबर चेक करो और स्टेरिक नंबर सपोज 2 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन शुरू करो ऐसे, sp2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके इंटरमिक्स होकर हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। स्टेरिक नंबर 3 आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन दो sp2। स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन दो sp3, समथिंग लाइक दिस, हाइब्रिडाइजेशन दो sp3। इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई होगी आई गेस। तो चलो अब लिखते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और हर हाइब्रिडाइजेशन की कुछ ज्योमेट्री होती है। अब ये टेबल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये जो टेबल मैं लिखाने जा रहा हूँ ये टेबल आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो इसको ध्यान से लिखेंगे। चलिए, सो इफ़ यू हैव sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, then we have dsp2 hybridization, then we have sp3d2 hybridization, d2sp3 hybridization। पहले इतने हाइब्रिडाइजेशंस को लिखते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना कैसे वो मैंने आपको बता दिया। तो जब का sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप तो लीनियर आएगा, लेकिन हमें ये भी देखना है sp2 आएगा तो वही ट्रायंगुलर प्लेनर, तो ये आएगा आपका ट्रायंगुलर प्लेनर, दिस इज ट्रायंगुलर प्लेनर। लोन पेयर के साथ बता रहा हूं मैं ज्योमेट्री, ट्रायंगुलर प्लेनर, फिर लोन पेयर है तो आप उसको बेंट बोल लेना, वही बात है। ये टेट्राहेड्रल,
हाँ, लोन पेयर है तो फिर वो पिरामिडल, जैसे वहां था लोन पेयर है तो आप उसको फिर पिरामिडल बोलो, फिर दो लोन पेयर है तो आप उसको बेंट बोलो, ठीक है। लेकिन अभी मजेदार बात यह है कि हम ये भी देखेंगे कि कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, और ये याद रखना आपको एडवांस लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। sp में तो एक s ऑर्बिटल होगा, प्लस अब p के तीन ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz। तो यहां कौन सा इन्वॉल्व होगा, तो बता दूं कोई भी p ऑर्बिटल हो सकता है, ठीक है। एनी p ऑर्बिटल कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई यहां पर कंडीशन नहीं है। sp2 में कोई भी s ऑर्बिटल प्लस एनी p ऑर्बिटल, यहां भी कोई भी p ऑर्बिटल हो सकते हैं, दो p ऑर्बिटल होंगे, कोई भी दो हो सकते हैं। यहां पर s प्लस, अब तीन यूज करने हैं तो भाई px यूज हुआ होगा, py यूज हुआ होगा और pz यूज हुआ होगा, तीनों यूज हुए होंगे। sp3d, अब यहां से थोड़ा मजा आएगा। क्या करने में मजा आएगा सर? रटने में मजा आएगा कि कौन सा d ऑर्बिटल यूज होता है। वो d ऑर्बिटल, वही d ऑर्बिटल क्यों यूज होता है ये अभी आपको समझाने लायक नहीं, तो अभी फिलहाल आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा d ऑर्बिटल यूज होता है। जब आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वगैरह पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा ओरिएंटेशन के बारे में, फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार ये d ऑर्बिटल क्यों यूज हो रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको उसको प्रॉपर याद रखना पड़ेगा। तो sp3d जो है ना, इसमें दो ज्योमेट्रीज होती हैं। एक तो मैं बताऊं आपको s ऑर्बिटल प्लस px, py, pz और dz स्क्वायर। जी हाँ, dz स्क्वायर, ये d ऑर्बिटल यूज होता है इफ यू हैव अ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। और स्टेरिक नंबर 5 में ही, स्टेरिक नंबर स्टेरिक नंबर 5 में ही एक और ज्योमेट्री पॉसिबल होती है, दैट इज स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। और उसमें जब वो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री आपका फॉर्म होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, देन यू विल हैव dx स्क्वायर y स्क्वायर ऑर्बिटल ऑपरेटिंग देयर फॉर हाइब्रिडाइजेशन। spx क्यों ऐसा हुआ ये अभी नहीं समझ में आएगा। dx स्क्वायर y स्क्वायर ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, एंड दिस इज स्क्वायर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, नॉट बाई पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। देखो यहां पर जैसे PCl5 ऐसा होता था ना आपका, ऐसा होता था PCl5 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सेम स्टेरिक नंबर AB5 वाले कुछ मॉलिक्यूल्स स्क्वायर पिरामिडल भी पाए गए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कब स्क्वायर पिरामिडल होता है, कब ऐसा होता है। सोचो ऐसा कुछ ऐसा हो गया मान लो, चलो फिलहाल के लिए मैं यहाँ PF5 लिख दे रहा हूं, फिर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि क्यों होता है, क्या होता है। ये मत सोच लेना PF5 ऐसा ही होता है, अब ये मत समझना कौन कब कैसा होता है वो आपको बताया जाएगा आगे चल के। लेकिन फिलहाल आप ये मानिए कि हाँ, यही सेम स्टेरिक नंबर में कुछ मॉलिक्यूल्स, सेम स्टेरिक नंबर में, मेरी बात को सुनिएगा, सेम स्टेरिक नंबर में कुछ मॉलिक्यूल्स स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकते हैं, जिसकी बात हमने VSEPR में नहीं की थी, ठीक है। तो हो सकते हैं, लेकिन जब वो स्क्वायर पिरामिडल बनाएंगे सेम AB5 काइंड ऑफ स्टेरिक नंबर के साथ, तो जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में वो होगा dx स्क्वायर y स्क्वायर, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज द स्टेरिक नंबर? स्टेरिक नंबर इज 4। oh steric number is 4, that means it must be tetrahedral, because as per VSEPR model we have studied steric number 4 means tetrahedral। but again मैंने बताया आपको एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया लगाने के लिए थोड़ी बहुत ऑर्बिटल्स की नॉलेज होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स की कुछ थ्योरीज आपको पता होनी चाहिए, फिर और अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन समझ में आता है। फिलहाल ये DSP2 मैं आपको बता दूं, ये स्क्वायर प्लेनर है मेरे भाई, ये स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रीज स्टेरिक नंबर 4 के साथ स्क्वायर प्लेनर भी होता है। जी बिल्कुल होता है, ठीक है, होता है, बट ये तो मोस्ट प्रोबेबली आपको केमिकल बॉन्डिंग में देखने को शायद ही मिले, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आपको देखने को मिलेगा ये। तो DSP2 स्क्वायर प्लेनर, एंड यस
the kind of d orbitals participating in hybridization, let me tell you again, यहाँ पर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर यूज होता है बट वो n-1 यूज होता है, ठीक है। dx स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब इनर शेल का, एंड देन sp2, सो s ऑर्बिटल, और p का जो ऑर्बिटल यूज होगा वो होगा npx। यहां पर जो ओरिएंटेशन है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो npx प्लस npy, npz नहीं यूज होगा, npx npy। फिलहाल याद रखिए, आप फिलहाल याद रखिए, ये सब कुछ डिपेंड करता है बेटा कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी हो रही है, तो उसकी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम ऑर्बिटल्स यूज करते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम ऑर्बिटल्स यूज करते हैं। जैसे यहां पर आपको मैं बताऊं, ये आपका है ऑक्टाहेड्रल, ये आपका है ऑक्टाहेड्रल। यहां जो ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, ये हो रहा है s ऑर्बिटल प्लस p के तीनों px, py और pz प्लस d के dx स्क्वायर वाई स्क्वायर यूज होता है इधर, और dz स्क्वायर यूज होता है। एक रफ आइडिया आपको देता हूं कि किस तरह से ये सब कॉन्सेप्ट को बनाया गया होगा। जैसे ऑक्टाहेड्रल शेप है, अब ऑक्टाहेड्रल शेप में अगर आप देखोगे तो जो आ रहे हैं डायरेक्शनल बॉन्ड्स बनाने, वो कहां से आ रहे हैं, देखो वो कहां से आ रहे हैं, वो अबाउट द एक्सिस आ रहे हैं, समझ आ रहा है आपको, वो अबाउट द एक्सिस आ रहे हैं, अबाउट द एक्सिस। दिस इज सपोज योर x axis, this is y axis, this is z axis, so they are coming about the axis, so the orbitals involved in hybridization will be those which will be encountered during the approach of the ligands or the atoms coming to make bonds। तो उसके डायरेक्शनल अप्रोच पर डिपेंड करता है कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा। तो जैसे देखो ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल में d के 2 ऑर्बिटल चाहिए, तो अब ये जो अप्रोच कर रहे हैं, ये किस डायरेक्शन से कर रहे हैं, ये एक्सियल डायरेक्शन से कर रहे हैं। और अगर एक्सियल डायरेक्शन से कर रहे हैं तो एक्सियल ऑर्बिटल्स d के कौन से हैं, एक dx स्क्वायर वाई स्क्वायर है और एक dz स्क्वायर है, कुछ ऐसे। तो इस वजह से हमने यहां पर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर इनको लिया है। वैसे ही कुछ स्क्वायर प्लेनर में भी बात है, d का dx स्क्वायर वाई स्क्वायर लिए, तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लेनर है मेरे भाई, प्लेनर है, सोचो प्लेनर है ये, ऐसा प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। क्या आपको समझ में आ रहा है कि स्क्वायर प्लेनर अगर है तो जो अप्रोच होगा ऑर्बिटल्स का, वो अलोंग द एक्सिस होगा, ये देखो ऐसे, ये अलोंग द एक्सिस, और अलोंग द 2 एक्सिस है, 2 एक्सिस के अलोंग है। अब 2 एक्सिस में और d का एक ही ऑर्बिटल यूज करना है, सोच पा रहे हो आप, देखो लॉजिक भी बता दे रहा हूं थोड़ा बहुत मैं आपको, d का एक ही ऑर्बिटल यूज करना है, और जो अलोंग 2 एक्सिस हो वो कौन है, वो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर ही है मेरे भाई, वो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर ही है, ये देखो। लेकिन ऐसा बनाकर नहीं समझ आता अच्छे से, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर ही है। और अब आप pz तो यूज कर लोगे तो फिर तो अलग एक्सिस हो गई, तो वो स्क्वायर प्लेनर कहां हुआ, फिर स्क्वायर प्लेनर कहां हुआ। इसीलिए जो p के भी ऑर्बिटल्स यूज कर रहे हो वो आप यही एक्सिस वाले p के ऑर्बिटल्स यूज कर रहे हो। बट ऑल्दो ये ऐसे बनाकर नहीं समझ में आता, ऐसे ड्रॉ करके सब कुछ एक साथ ऐसा ड्रॉ करोगे तो समझ नहीं आएगा। बट हाँ, आई एम वेरी श्योर कि अगर आपके पास थोड़ा पाव भर भी दिमाग होगा तो आपको थोड़ा अप्रोच समझ आ गया होगा कि हाँ यार ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा होगा, और हर चीज को हम ऐसे बना के या ड्रॉ करके नहीं समझ सकते, ठीक है। ये समझ आ गया, ये ऑक्टाहेड्रल, दिस ये हो गया, ठीक है। sp d ऑर्बिटल्स यूज हो गए। d2 sp3 और sp3 d2 दोनों का शेप सेम है। अब वो टाइप ऑफ लाइगेंड पे डिपेंड करता है, लाइगेंड मतलब जो अप्रोच करने वाले जो एटम्स या ग्रुप्स आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ये भी आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है दोनों के बीच। तो अभी मैं बस ये बता सकता हूँ ये भी ऑक्टाहेड्रल होता है, लेकिन d को पहले लिखने का मतलब है कि d के अंदर वाले ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। अंदर वाले ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं d के, मतलब n-1 dx स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस n-1 dz स्क्वायर प्लस s, फिर p के px, py, pz, ये तीनों,
ये याद रखिए इतना। अब आपको मैं sp3d3 भी बता देता हूँ, sp3d3 भी बता देता हूँ। चलिए, तो sp3d3 की बात करूं मैं अगर, सो d3 यूज हो रहे हैं, sp3d3 शेप क्या है, तो sp3d3 का जो शेप आता है वो आपको पता है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल आता है शेप आता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और थोड़ी बहुत मैंने आपको इसकी डिटेल्स बताई थी कि स्टीरियोकेमिकली एक्टिव एस ऑर्बिटल, ऐसी कुछ बातें बताई थी। उसको थोड़ा और डिटेलिंग हम एडवांस वाले सेक्शन में करेंगे। बट अभी अगर आप सिर्फ ये देखें कि हाँ sp3d3 मतलब पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, डी के 3 ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, और जो 3 ऑर्बिटल्स यूज यहाँ पर होते हैं डी के, वो आपको मैं बता दूं कौन से यूज होते हैं। सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल sp3 है तो आपको sp3 तो समझ आ ही रहा होगा, ns ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा, और p के भी npx npy और npz ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। npx npy और npz ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, प्लस d के जो 3 ऑर्बिटल यूज होने वाले हैं, 2 एक्सियल होंगे, हाँ है, एन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एन डी जेड स्क्वायर प्लस एन डी एक्स वाई। ये एक नॉन एक्सियल ऑर्बिटल भी यहाँ पर यूज होता है बिकॉज ऑफ द शेप्स। अब आप ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इसको, ठीक है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बस याद रख सकते हैं आप इसको कि ये ऑर्बिटल्स यहाँ पर यूज होते हैं, और जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो एकदम सही दी जा रही है, उसमें कोई डाउट मत रखिएगा। ओके, and the last kind of hybridization that you will see, very rare है ये hybridization, बट आपको देखने को मिलेगा, और इसको भी समझने के लिए आपको थोड़ा ठीक ठाक बॉन्डिंग की नॉलेज होनी चाहिए। आप अगर स्टेरिक नंबर से देखोगे तो ये भी कंफ्यूज करेगा। देखो स्टेरिक नंबर 3, स्टेरिक नंबर 4 के, स्टेरिक नंबर 4 तो आप यहाँ भी बोलोगे, देखो कंफ्यूजन हो रही है, देखो कंफ्यूजन हो रही है। स्टेरिक नंबर 4 को देखो, ये भी स्टेरिक नंबर 4 है, अगर आप इसको देखो तो ये भी स्टेरिक नंबर 4 है, और अब ये कमबख्त एक और आ गया, कौन, D3S, ये भी स्टेरिक नंबर 4 है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे कि MnO4-, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, देखो Mn डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो O-, ऐसा, दिस इज MnO4- का स्ट्रक्चर। और यहां पर आप ये पाते हैं कि अगर स्टेरिक नंबर देखो तो 4 है, 1 2 3 4, तो लोग बहुत मजे से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 बताते हैं, ठीक है, बेसिक एनसीईआरटी लेवल पर सही भी हो जाता है, बट ये बिल्कुल गलत दिस इज नॉट करेक्ट, ओके, दिस इज नॉट करेक्ट, वी विल अंडरस्टैंड व्हाई, बट ये भी आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ही समझ आएगा, ये भी हाइब्रिडाइजेशन आप यूज वहीं पे करेंगे। तो ऐसे स्टेरिक नंबर से हमेशा बताना ठीक नहीं होता, इसीलिए मैंने बोला 99% ऑफ केसेस में यू विल गेट योर करेक्ट रिजल्ट, बट भाई ऐसा नहीं है कि इतना जनरलाइज कर दें आप चीज़ों को। तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन है जहां पर डी के ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। शेप क्या देता है, अरे शेप भी टेट्राहेड्रल देता है, इसीलिए तो लोगों को और कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यार ये भी तो टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, जी हाँ ये भी टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल है तो लोगों को लगता है ठीक है यार, फिर टेट्राहेड्रल भी है, स्टेरिक नंबर भी 4 है, तो उनको क्या लगता है कि क्या होगा, sp3 होगा। बट दुर्भाग्य से ये sp3 नहीं है, इसमें कोई और हाइब्रिडाइजेशन होती है, वो है D3S। और D3S एक तरह का नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, दैट इज n-1 dxy dyz एंड dzx, ऐसा, प्लस एक s ऑर्बिटल, ns ऑर्बिटल होता है जनरली, वो ns ऑर्बिटल होता है, और ये n-1 के 3, तो D3S, दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें भी थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे सकता हूँ, देखो जो टेट्राहेड्रल होता है ना, तो टेट्राहेड्रल को कैसे आप देख सकते हो, अगर आप उसको अपना एक कोई कार्टेशियन सिस्टम बनाओ ऐसा देखने का, तो आपको समझ आ रहा है कि 109 डिग्री पर है, ये 109 डिग्री पर है। तो अगर आप इसमें एक्सिस बनाने की कोशिश करोगे, देखो ध्यान से, अगर आप इसमें एक्सिस बनाने की कोशिश करोगे, जैसे मैं बनाता हूं, ये देखो,
ये एक्सिस बनाने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर एक एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये मान लो तुम्हारा वाई एक्सिस, और ये मान लो तुम्हारा जेड एक्सिस। ये देखो, ये अगर ये तुम्हारे 3 एक्सिस तुमको नजर आ रहे हैं, दिस इज सपोज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये ब्लैक से मैंने बना दिया, शायद ही नजर आ रहा हो। हाँ ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। देखिएगा ये 3 एक्सिस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि ये जो अप्रोच है, ये जो आ रहे हैं बाहर से, जो ग्रुप्स आ रहे हैं लगने के लिए, इनका जो अप्रोच है ये सभी एक्सिस के एग्जैक्ट ऊपर नहीं। तो ये अप्रोच किधर से कर रहे हैं? ये अप्रोच कर रहे हैं आउट ऑफ एक्सिस, नॉन एक्सियल पार्ट, नॉन एक्सियल पोर्शन से अप्रोच हो रहा है। तो इससे थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हो कि नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स यूज होंगे। ऑल्दो मैं फिर से बता दूं, ऐसे आइडिया नहीं लगाना है आपको, आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है। आइडिया लगा पाना इतना आसान नहीं है इसमें, ठीक है? कुछ और भी पैरामीटर्स होते हैं क्योंकि। तो भाई आई होप आपको ये पोर्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़े, अब हम आगे बढ़े। सभी ज्योमेट्रीज आपको बता दी और ज्योमेट्रीज का आपको एंगल वेंगल पता है। अब चलिए कुछ मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उनमें बॉन्डिंग को समझने की कोशिश करते हैं। लाइक कैसे है पी पाई बॉन्ड, कैसा है पी पाई डी पाई बॉन्ड। बॉन्डिंग को समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक पहले नोट कर लो। ओके, तो हमने जैसे कि CH4 का बॉन्डिंग आपको समझाया था कि हाँ CH4 में कैसे कैसे बॉन्डिंग होती है। अब इसी तरह से सोचिए, अभी ना चलो हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करते हैं। चलो प्रेडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन, पहला ये काम करो, प्रेडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइंड एटम्स। बस ये काम करो, पहले शुरुआत इसी से करो। चलो अंडरलाइंड एटम्स है, उनकी हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करते हैं पहले, ठीक है? और इसी तरीके से करना, अभी कोई बहुत खास बॉन्डिंग की नॉलेज तो हुई नहीं है, तो फिलहाल अभी स्टेरिक नंबर वाले तरीके से करो, सही होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कुछ यहाँ मॉलिक्यूल्स बना दे रहा हूँ, अपन इसमें हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करते हैं। चलिए चलो एकदम सिंपल सिंपल कुछ स्ट्रक्चर्स हमने बनाए और हमने हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करनी है, ठीक है? तो चलो इनके स्ट्रक्चर्स तो आपको आते हैं, तो आप XgF4 बनाएंगे कुछ ऐसा। अभी शेप की बात नहीं कर रहा मैं, बस हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूँ। XgF4 कैसे करोगे आप? Xg 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाए। स्टेरिक नंबर क्या है? देखो ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये 4 बॉन्ड्स, तो स्टेरिक नंबर 6 आया। तो स्टेरिक नंबर 6 मतलब क्या? sp3d2 या फिर d2sp3, दोनों में क्या? हाँ, तो अभी आप sp3d2 बोलिए, ठीक है? अभी आप sp3d2 बोलिए, दोनों में क्या, उसमें दिमाग मत लगाइए। चलिए sp3d2 बोलिए। POCl3 क्या बोलेंगे? POCl3 आप बोलेंगे p डबल बॉन्ड ओ, स्ट्रक्चर तो ऐसे ही बनाओगे। ये देखो फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन, POCl3 स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाओगे। हाँ, तो 1 2 3 4, तो 4 मतलब अभी आप sp3 बोलिए। सॉरी DSP2 क्यों ना बोले, अरे वो बाद में देखेंगे।
अभी आप sp3 बोलिए, टेट्राहेड्रल दिखा तो बेसिक आप sp3 बोलिए, सही भी है, ये गलत नहीं है, ठीक। SF4 आप देखिएगा स्टेरिक नंबर 5 आ रहा है, सीसॉ स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे, sp3d। NH4 प्लस आप देखिए 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं और यहां पर आप sp3 बोलेंगे। देखो यहां तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, बिकॉज DsP2 का कोई सवाल नहीं बनता, D3S का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि अमोनिया का जो नाइट्रोजन है वो तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, d ऑर्बिटल आ ही कहां से जाएगा उसमें। तो यहां तो आप श्योर रहिए कि यार sp3 बोलना ठीक ही है, उसमें कोई खराबी नहीं है। NO3 माइनस का लुईस के हिसाब से आपने स्ट्रक्चर बनाया था, कुछ इस तरह से याद होगा आपको, N डबल बॉन्ड O, O एंड O, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया था। आप देखिए स्टेरिक नंबर 1 2 3, वो तो पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड एक ही नजर आ रहा है, पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, देन सिग्मा सिग्मा, कोई लोन पेयर N पर नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। SO2Cl2 बनाएंगे, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक Cl ऐसे ही बनेगा, देख लीजिए, एक Cl, ये आपका बना SO2Cl2। स्ट्राइक नंबर 4 आ रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोल दीजिए। SF6 सिंपली स्ट्राइक नंबर 6 आ रहा है, sp3d2 बोल दीजिए। स्ट्राइक नंबर 3 आ रहा है, sp2 बोल दीजिए। स्ट्राइक नंबर 4 आ रहा है BF4 माइनस में, स्ट्राइक नंबर 4 आ रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन आप sp3 बोल देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से छोटे छोटे एटम्स का जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके छोटे मोटे, उनमें आप हाइब्रिडेशन प्रेडिक्ट करते हैं। अब चलिए थोड़ी सी बॉन्डिंग समझने की कोशिश करते हैं, एंड आई एम टेकिंग द वेरी फर्स्ट एग्जांपल। आपको यहाँ पर मैं बॉन्डिंग समझाऊंगा। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसी में हम पी पाई और पी पाई डी पाई बॉन्ड्स को समझेंगे। सभी तरह के मॉलिक्यूल्स में जो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग है वो समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट मी टेक द वेरी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ SO2 मॉलिक्यूल। सल्फर डाइऑक्साइड का मैं एग्जांपल लेता हूँ, इससे समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, हाँ आपको एक रफ स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। आपने एक रफ स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये हुआ S डबल बॉन्ड O एंड अ लोन पेयर, ये बना लिया आपने, ये बना लिया, ठीक है। तो आपको मोस्ट प्रोबेबल हाइब्रिडाइजेशन एज पर योर रफ रूल, आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या नजर आ रही है, नजर आ गई, sp2 नजर आ गई, हाँ साइड में लिख लो, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, नजर आ गई। अच्छा, लेकिन सर आपने तो sp2 बोल दिया, ऐसे रफली बोल दिया, तो फिर बॉन्डिंग की जरूरत ही क्यों है? अभी समझ आएगा ना, रुको अभी समझ में आएगा। अभी रफली आप sp2 लिख लो, यही करना, यही प्रोसेस करना। अब आ जाओ सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप। सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4, ये कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा, ये सल्फर का आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब आप देखिए, आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा आप मतलब रखिए, अंदर वाले जो हैं ये तो पार्टिसिपेट करते नहीं। तो आपने 3s लिखा 3p लिखा, देखिए, लेकिन आपको ये भी मन ही मन पता है कि इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स भी हैं, 3d भी है इस पर, 3p हुआ, ये 3s हुआ, एंड दिस इज योर सल्फर 16। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6। नाउ अब आपको यहां पर क्या ध्यान देना है कि सल्फर के पास लोन पेयर कितने हैं। आपको क्या देखना है, सल्फर के पास जो आपका मॉलिक्यूल बना है उसमें अल्टीमेटली लोन पेयर कितने हैं। तो लोन पेयर तो एक ही है, लोन पेयर मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बाकी सभी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहे होंगे, और अनपेयर्ड वाले ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप किए होंगे। समझ आई बात? एक ही लोन पेयर है, बाकी सभी ऑर्बिटल्स अनपेयर्ड रहे होंगे और अनपेयर्ड वालों के साथ ओवरलैपिंग किए होंगे। तो सुनो मेरी बात को, अब आप देख पा रहे हो यहां पर ये पेयर्ड है और ये भी पेयर्ड है, दो पेयर्ड तो हो नहीं सकते, क्योंकि यहां पे आपको नजर आ रहा है कि लोन पेयर एक ही। तो एक्चुअली में ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन से यहां काम चलेगा नहीं, हमें इसे एक्साइट कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? एक्साइट कराना पड़ेगा। तो चलिए इसको एक्साइट कराते हैं। कहां से होगी एक्साइटेशन? हाँ, P से D का एनर्जी गैप कम होता है, तो ये हो जाएगी एक्साइटेशन। पहली एक्साइटेशन यही होगी।
दूसरी एक्साइटेशन अगर कोई कहे तो हाँ, ये वाले पेयर्ड वाले को यहां पर फेंकना दूसरा एक्साइटेशन होता है. सो दिस इज योर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. ये आ गया, दिस इज योर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. नाउ क्या अब हम ऐसा कर दें कि ऐसा बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो हमको अभी पाई बॉन्ड का तो नॉलेज है नहीं, तो हम क्या करें सर? हाँ, तो अब सुनो मेरी बात. अब आपको पता है ना यहाँ कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, और यहाँ भी आपको ऑर्बिटल से बिल्कुल समझ में आ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन जो हो सकती है वो sp2 है. sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, जी हाँ. तो ये तीन ऑर्बिटल्स को आपको ऐसे इमेजिन करना है that these three orbitals are getting intermixed and they are generating the hybrid orbitals. Yes. तो sp2, these are intermixing, generating hybrid orbitals. सो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगे? जी हाँ, 3 जनरेट होंगे. ये देखिए, 1, 2 और 3. शेप रफली एकदम सेम रहेगा सबका. मेरे से थोड़ा छोटा बड़ा बन गया, वो आप समझ लीजिए. ऐसा sp2 3 ऑर्बिटल sp2 के जनरेट करेगा, ये वाले 3 ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होकर. अब इनमें से एक ऑर्बिटल के पास लोन पेयर होगा. अच्छा, एक ऑर्बिटल के पास लोन पेयर होगा और 2 ऑर्बिटल्स ऐसे एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए होंगे, लाइक सिमिलर. तो सर जब इसके पास लोन पेयर है और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी एनर्जी में थोड़ा फर्क तो आ जाएगा. सर एनर्जी में फर्क आएगा सर, थोड़ा सा आएगा, लेकिन फिलहाल आपको सेम मानना है. अभी थोड़ा बेसिक बॉन्डिंग सीखिए पहले. एनर्जी में फर्क आएगा, पी कैरेक्टर में भी फर्क आता है थोड़ा बहुत, वो मैं एडवांस प्लस वाले सेक्शन में पढ़ाऊंगा. जेई एडवांस में उसका बहुत काम नहीं आता, बट हाँ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हुए वो चीज़ हम पढ़ाएंगे जरूर, लेकिन एडवांस प्लस वाले सेगमेंट में. अभी यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से समझिए कि हाँ, ये 3 ऑर्बिटल्स बन गए. अच्छा, और ये इनका क्या हुआ? इनका क्या हुआ? ये हाइब्रिडाइज नहीं हुए. ये हाइब्रिडाइज नहीं हुए. देखो ना, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी, ये हाइब्रिडाइज नहीं हुए. सर ये तो जुगाड़ लग रहा है सर. एक जुगाड़ है, बट देखो ना, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना. जुगाड़ से पहले ये जुगाड़ से ये बना लिए, उसके बाद हम इसको ऐसा फिट कर रहे हैं. ध्यान से सुनिएगा. तो देखो, ये हाइब्रिडाइज नहीं हुए, ये प्योर स्टेट में है, और प्योर स्टेट में है तभी तो पाई बॉन्ड बना पाएंगे भाई. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड थोड़ी ना बना पाएंगे, ये पाई बॉन्ड्स बनाएंगे. अभी समझिएगा. तो अभी समझिए, मेरे पास सल्फर है, मैं सिग्मा बॉन्ड समझा रहा हूं आपको. पहले सल्फर है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट हुआ, एक ऐसा, और sp2 मतलब शेप कैसा देगा वो? जी हाँ, ट्रायंगुलर प्लेनर. ऐसा एक हाइब्रिड, ये हाइब्रिड और ये हाइब्रिड. ये बात समझ आ गई. ये लोन पेयर है यहां पर, ये एक अनपेयर्ड है, ये एक अनपेयर्ड है. आई थिंक इतनी बात घुस गई दिमाग में. अब बाजू में कौन है बेटा? बाजू में ऑक्सीजन है. अब बाजू में ऑक्सीजन है. अब ऑक्सीजन क्या करेगा? देखिए, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p3, ये कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर ऑफ 8, 1s2 2s2 2p4 configuration, and very obviously you can see that p orbital has 2 unpaired p orbitals है ऑक्सीजन के पास. तो इधर मैं ऑक्सीजन लिखता हूं, इधर भी ऑक्सीजन लिखता हूं, इधर भी ऑक्सीजन लिखता हूं. ध्यान से देखना बिल्कुल. ये मैंने ऑक्सीजन लिखा, ठीक है. इसको थोड़ा सा मैं नीचे खिसका लेता हूं ताकि सभी जगह थोड़ा मेरे पास स्पेस अवेलेबल हो जाए. तो ये मेरे पास हो गया बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के पास क्या है? हर ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. हाइब्रिडाइज हो जाएंगे क्या? अरे नहीं होता साइड एटम यार, बीच वाले एटम को हाइब्रिडाइज कर, इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, तो मत कर. तो देखो, एक p ऑर्बिटल ऐसा और एक p ऑर्बिटल ऐसा, ऐसा ही होगा. समझ आई बात? एक p ऑर्बिटल ऐसा, एक p ऑर्बिटल ऐसा. अच्छा, यहां 3 ऑक्सीजन थोड़ी ना यार, 2 ही ऑक्सीजन है, तो ऊपर क्यों बना रहा हूं मैं गधों की तरह. अब यहां पर देखो, यहां पर भी एक ऑर्बिटल ऐसा और एक ऑर्बिटल ऐसा, यही होगा. दोनों ऑर्बिटल्स इस तरह से होंगे. जी सर, बिल्कुल. अब क्या करें? अब ध्यान से देखो, सल्फर के पास भी कुछ रह गया है. एक p ऑर्बिटल रह गया है और एक d ऑर्बिटल रह गया है. एक p रह गया है, एक d रह गया है. तो अब मैं एकदम एग्जैक्ट बना के नहीं दिखा पाऊंगा, बट आप थोड़ा कोशिश करिए समझने की. ये एक p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है इसका, सल्फर का, और एक d ऑर्बिटल है. चलो मैं दूसरे कलर से बना देता हूं.
ये एक ऐसा डी ऑर्बिटल है, ये देखो बहुत अजीब सा दिख रहा है आपको, बहुत सारी चीजें बन गई हैं, बट थोड़ा आप तोड़ तोड़ के देखोगे तो समझ आएगा। तो ये जो इसमें भी एक अनपेयर्ड है और इसमें भी एक अनपेयर्ड है, अब एक अनपेयर्ड पूरे में घूम रहा है, पर समझिए आप एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां है इसमें। तो क्या आपको ये बात समझ आई कि ये वाला जो पाई बॉन्ड दिख रहा है, ये देखो, ये पी ऑर्बिटल इसका दिख रहा है सल्फर का जो अनहाइब्रिडाइज है, और इसका पी ऑर्बिटल, ये लोग आपस में ऐसा एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये देखो, दिखा, ये पाई बॉन्ड दिखा, ये तो सिग्मा बन गया, देखो ये सिग्मा बन गया, sp2 ऑर्बिटल और नॉर्मल p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई और ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये है भाई असल जेई एडवांस वाली पढ़ाई, इसको बोलते हैं। आप उस छोटे सी मॉलिक्यूल का पोस्टमार्टम करिए पहले, अच्छे से ऑर्बिटल्स को समझिए। देखिए ये sp2 और ये s ऑर्बिटल, सॉरी p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग दिख गया, ये भी दिख गया आपको। अब आप यहां पर देखो, ये भी नजर आ गया, सिग्मा बॉन्ड बनी है, ये sp2 और p ओवरलैपिंग। लेकिन यहां पर आप देखिए ये d ऑर्बिटल जो नजर आ रहा है, जो आपको ये इस कलर से दिख रहा है, d ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, ये भी आपस में क्या बनाएंगे, ये भी क्या बनाएंगे, ये भी बनाएंगे पाई बॉन्ड। क्या इस पाई बॉन्ड को मैं p पाई बॉन्ड कहूंगा? जी सर, बिल्कुल कहोगे आप, बिल्कुल आप इसको पी पाई कहोगे, और इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे पी पाई डी पाई बॉन्ड। यस, ये है पी पाई डी पाई बॉन्ड। और क्या अब आपको समझ आ गया कि SO2 का अगर आपको कोई कहे कि चलो इसकी जन्म कुंडली बनाओ, तो क्या बोलोगे कि यार पहली बात इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में, लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में, लोन पेयर हमेशा प्रेफर करता है हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही रहना। हाइब्रिड ऑर्बिटल लेस एनर्जेटिक ऑर्बिटल्स हैं एज कंपेयर टू प्योर ऑर्बिटल्स, तो वो प्रेफर करता है, आप मानिए फिलहाल अब वो प्रेफर करता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में रहना, ठीक है, ये बात भी आप मान लीजिए। लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग कैसी है, कौन कौन सी ओवरलैपिंग हो रही? तो एक तो sp2 और p की सिग्मा बॉन्ड बन रही है, ये लिखा आपने, एक नहीं कितने हो रहे हैं ऐसे, ऐसे दो बॉन्ड्स हैं, समझ आ गया, दो sp2 और p की बॉन्डिंग है, एक p पाई बॉन्ड है और एक p पाई d पाई बॉन्ड्स है। आपने देखा होगा सो कॉल्ड स्टार मास्टर्स को, जिनको आपने बहुत ज्यादा सर में चढ़ाया हुआ होता है, वो आपको ट्रिक बताते हैं और आपको मजा आ जाता है। अरे पी पाई डी पाई की ट्रिक देख लो बेटा, वो क्वेश्चन 15 सेकंड में बन जाएगा। ये जो 15 सेकंड में बन जाएगा, 20 सेकंड में बन जाएगा वाली बातें हैं, ये दो कौड़ी की बातें हैं, मेरी बात मान लीजिए आप, ठीक है। तो वैसे ही कुछ बताते हैं कि देखो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो एक p मान लो, फिर बचा हुआ d मान लो, और फिर कुछ ऐसी, मैं ऐसा नहीं बोला, मैं हर टीचर की बात कर रहा हूं, जो ऐसा बताता है उसकी बात कर रहा हूं। अब आप देख लो अपने से कौन बताता है। तो sp2 p मान लो, फिर कुछ जितने पाई बॉन्ड है, पहला तो p वाला होगा, फिर d वाला होगा, ठीक है। ये तब ठीक है जब आपको ये सब आता हो, ये आता है, उसके बाद अगर आप उसको उस तरह से कर रहे हो तो कम समय में हो जा रहा है तो अच्छी बात है। बट अगर आपको ये सब आता ही नहीं है, आप सीधे उस पर कूदी मार दिए हो, तो फिर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ये बीच बीच में इसलिए बताते रहता हूँ हर लेक्चर में कि आपको समझ डेवलप हो। भाई अगर तूने अपनी 11th पूरी खराब भी करी है ना, पहला साल तूने खराब किया है, तो को कुछ आता नहीं है, लेकिन तू अगर पहले साल में इतना समझ गया है कि एग्जाम को पढ़ना कैसे, एग्जाम में कैसे पढ़ना होता है, अगर तू बस ये भी समझ गया है ना, एग्जाम को समझ गया है, तू जज करना सीख गया है कि हाँ यार ये सही मास्टर है, ये सस्ता मास्टर है, अगर तू जज करना भी सीख गया है ना सही तरीके से क्लास 11th में रहते हुए, तो पॉसिबिलिटी है कि तू सिर्फ एक साल अच्छे से पढ़ के भी एग्जाम निकाल सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन 11th में तुझे ये थोड़ी समझ, अंडरस्टैंडिंग जो है ना एग्जाम की, वो डेवलप हो जानी चाहिए। अगर वो भी नहीं डेवलप हुई है ना, तो तुम पढ़ाई की हो तो तुम्हारा कोई चांस नहीं, फिर मान लो इस बात को। तो ये SO2 मॉलिक्यूल हुआ। चलो इसी तरह से एक सिंपल मॉलिक्यूल और लेता हूं, अभी SO3 मॉलिक्यूल की बात करता हूं, SO3 मॉलिक्यूल की बात करता हूं। SO3, तो पहले क्या कर लोगे, स्ट्रक्चर तो बनाना सिखा दियो सर, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर तो हम बना लेंगे। SO3 का स्ट्रक्चर बन गया। हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करना है सर, कर लो, देख लो, स्टेरिक नंबर 3 दिख रहा है, sp2 ही मानिए आप अभी।
sp2 ही मानिए। और फिर अगर आपके मन में अगर ये बात आ रहा हो कि सर dsp2 और sp3 में कैसे नहीं समझ आएगा, इसमें d भी तो हो सकता था, मत परेशान हो, वो डी वाली समझ में आएंगे आपको कॉम्प्लेक्स पढ़ने के बाद। वो लाइगेंड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाता है, कुछ कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर होती है वो सब बातें, ठीक है। तो ये तो सिंपल अभी जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें आपको ऐसे सीधा सोचना है, सीधा सोचना है बस, इसमें और कुछ नहीं। चलो, तो SO3 की बात अगर मैं करूं तो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ऐसा करोगे आप। अब ये 3s2 3p4 लिखने के बाद आप पाओगे कि यहां तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मुझे नजर आ रहे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, d ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 ऐसा नजर आ रहे हैं, 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और SO2 में देखो कोई लोन पेयर नजर आ रहा है, SO2 में कोई लोन, SO3 में कोई लोन पेयर नजर आ रहा है? आंसर है नहीं सर, कोई लोन पेयर नहीं सर, लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर है ही नहीं। तो क्या करें? अनपेयर्ड कर दो। कैसे होगा अनपेयर्ड? पाउलिंग भाई की बात याद रखो, एक्साइट हो जाते हैं, मान लो दिल पर पत्थर रख के, मान लो एक्साइट हो जाते हैं, करा दो एक्साइट, इधर इसको और इसको इधर, ये एक्साइट हो गए। अच्छा, अब कितने अनपेयर्ड बचे? अरे सब अनपेयर्ड हैं, कोई पेयर्ड नहीं है। तो सर क्या सब हाइब्रिडाइज हो जाएंगे? ना, तूने लिखा है ना हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्या लिखा है हाइब्रिडाइजेशन? सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करते हुए sp2 लिखा है ना। हाँ, तो sp2 को ही हाइब्रिडाइज करना, क्यों ज्यादा दिमाग लगा रहा है? sp2 को हाइब्रिडाइज कर, ये तेरे हाइब्रिडाइजेशन में गए। ये लोग आपस में बोले कि चलो हम इंटरमिक्स होंगे, नए ऑर्बिटल्स जनरेट करेंगे, और 3 नए ऑर्बिटल्स जनरेट किए। अच्छा, इस बार ये तीनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि तीनों में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एकदम सेम एनर्जी वाले भी होंगे, और s कैरेक्टर p कैरेक्टर जो है सब सेम होगा। अच्छा, एक बात और, मैंने अभी आपको पीछे इन तीनों को सेम मानने को ही कहा है फिलहाल, लेकिन साथ में आपके मन में एक बात डाली है छोटी सी, कि यार देख, लोन पेयर अगर कहीं है और कहीं इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, थोड़ा एनर्जी में फर्क आएगा, उसकी बात आगे करेंगे, अभी फिलहाल सेम मानना है, ठीक है, अभी फिलहाल सेम मानना है। क्योंकि अगर आप देखो तो ये वाला जो ऑर्बिटल है, इट इज कैरिंग द लोन पेयर and this orbital is involved in bond formation. There will be some difference for sure, but for now just आप उसको सेम मानिए। देखिए बेटा, यहां पर तो तीनों सेम है। अच्छा, और ये तीन बज गए सर, 3 बज गए, जी हाँ 3 बज गए। मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, शेप तो वैसे ही आ जाएगा, ऐसा, ये आपका ट्रायंगुलर प्लेनर शेप आ गया। इधर भी ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन का एक ये p ऑर्बिटल, इधर भी ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, इधर भी ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल। पहले तो p ऑर्बिटल ने सिग्मा बॉन्ड बनाया, ये आपको मैंने स्केलेटन बना के दिखा दिया SO3 मॉलिक्यूल का। अब इसमें कौन कौन बचा हुआ है? एक p बचा हुआ है, एक d बचा हुआ है, समझ आ रहा है? तीनों अनपेयर्ड है, यहां से देखो, एक p d ये बचा हुआ, तीनों अनपेयर्ड भी है, समझ में आ रहा है? और यहां पर भी आप देख पा रहे हो, एक p है, इसमें हमेशा p है, और इसमें भी हमेशा p है। अब आप देख लीजिए, ये p और ये p आपस में पाई बॉन्ड, ये p और ये p आपस में पाई बॉन्ड, बट ये p और ये d आपस में पाई बॉन्ड। आई होप समझ आ गया। तो SO3 मॉलिक्यूल की जन्म कुंडली क्या कहती है? तो SO3 मॉलिक्यूल की जन्म कुंडली कहती है, पहली बात कि यहां sp2 और p की ओवरलैपिंग हुई है 3 बार। तो 3 bonds are like sp2 and p overlapping with each other, and there are p pi के 2 बॉन्ड्स हैं। सो 2 p pi bonds, and the third one is there is one p pi d pi bond also there. तो एक p pi d pi bond भी है। So this is your SO3 molecule.
SO3 मॉलिक्यूल। चलो एक और छोटा मॉलिक्यूल लेता हूं मैं, ठीक है। अगली लेक्चर में ना थोड़े मैं और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लूंगा, वहां आपको समझाऊंगा। अभी आपके मन में जो बेसिक आइडिया मुझे डालनी थी वो मैंने डाल दिया। चलो BF4- इसको लेते हैं। मैंने आपको ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाते वक्त भी बताया था कि BF3 में F- आ जाए तो कुछ ऐसा हो जाता है। अभी फिलहाल मैं बोरॉन लेता हूँ। शेप तो बनाना आ गया, देखो शेप बनाना आ गया, शेप बनाना आ गया जी सर। हाइब्रिडाइजेशन भी आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, sp3 आ गई, स्टेरिक नंबर से आ गई, हाइब्रिडाइजेशन आ गई सर। अब आ जाओ बोरॉन पे। तो बोरॉन का लिखोगे 1s2 2s2 2p1, ये लिखा सर। कोई अनपेयर नहीं दिख रहा, कोई अनपेयर नहीं दिख रहा सर। कोई बात नहीं, देखो तो क्या करोगे, दिस इज 1s 2s एंड दिस इज 2p। एक्साइट कराओगे, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज 2s दिस इज 2p। एक्साइट कराओगे, हाँ सर इसको एक्साइट कराएंगे, ये एक्साइट कराएंगे, एक्साइट कराएंगे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को समझना। अब अगर आप ये माइनस को बोरॉन के साथ मान के ऐसा लगा दो तो भी कोई पाप नहीं होगा आपसे, कुंडली सही बनेगी। कुंडली समझ रहे हो ना, ये जो कुंडली बना रहे हैं ना, ये वैसे ही बनेगी लगभग। और अगर आप ऐसा मान लो कि F- कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो भी कुंडली वैसी ही बनेगी, कुंडली में फर्क नहीं आएगा। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब आप यहां देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो sp2 दिख रहा है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, खाली ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाएगा क्या? कर दो खाली को ही हाइब्रिडाइज कर दो, कर दो खाली ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज कर दो, करना वैसे कर दो। नहीं तो आप ऐसा सोच लो कि माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां है, उसको हाइब्रिडाइज करो। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, क्योंकि ये F- भी अगर इलेक्ट्रॉन देगा ना तो खाली ऑर्बिटल में देगा। तो जब खाली ऑर्बिटल में देगा तो इसका भी एक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में तो इन्वॉल्व है ना मेरे भाई, बॉन्डिंग में तो इन्वॉल्व है ना इसका भी ऑर्बिटल। खाली हो या आधा भरा हुआ हो क्या फर्क पड़ता है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो हाइब्रिडाइज होगा, हाइब्रिडाइज होकर ही आएगा, हाइब्रिडाइज होकर ही आएगा। तो फिर वो दो कौड़ी वाली बात मत करना, सर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था या फिर ये ऐसा हुआ कोवलेंट बॉन्ड बना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, है ना, ये दो कौड़ी वाली बातें मत करना। हाँ तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। मैं अभी फिलहाल इसको खाली मान लेता हूं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो तो यहीं आएगा, क्योंकि ये तो बेचारे पेयर हो जाएंगे। क्योंकि भाई फ्लोरीन है ना यार, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन है तेरे पास, चौथा ये है, तो इसके पास एक P1 खाली है ना, P5 है तो ये P1 खाली है, P1 खाली है, P1 खाली है ना इसके पास। तो ये तो पेयर हो गया, पेयर हो गया, पेयर हो गया, तो एक और बॉन्ड बन रहा है तो ये वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। तो हाँ आप ये मानिए कि ये चारों ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, ऐसे 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे, ये देखो ऐसे 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे, ये चारों sp3 हाइब्रिडाइज होंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देंगे, ये 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 और ये sp3 हो गए। सर इसको भरे कैसे, क्या करें सर, इसमें क्या करें, क्या करें सर, एक इलेक्ट्रॉन सबको दे दें या एक को खाली रखें, कुछ भी करे यार क्या फर्क पड़ता है। चल मैं एक को खाली रख लेता हूं। अब तेरा जो फ्लोराइड आएगा इधर से, ये फ्लोराइड का p ऑर्बिटल पूरा भरा होगा, समझ पा रहा है, ये पूरा भरा होगा, और बाकी तू फ्लोरीन एटम्स इमेजिन कर रहा है, तो फ्लोरीन एटम P5 होगा तो एक एक अधूरा होगा, वो समझ पा रहा है बात, ऐसा देख एक एक अधूरा होगा, ये P5 एक एक अधूरा होगा। वो मान लेना वो अपोजिट स्पिन के हैं, अब क्या मैं बार बार वो ऐसा 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 बनाऊं क्या, समझ ले। तो अब ये ओवरलैपिंग होगी तो कैसा होगा, ये ऐसा ये गया। अब देख बॉन्ड बनने के बाद किसका इलेक्ट्रॉन क्या था क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग तो हो गई ना। अब ये दोनों इसने दिए या फिर एक इसने दिया एक इसने दिया, क्या फर्क पड़ता है बॉन्ड बनने के बाद, बॉन्ड बनने के बाद सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है जी हाँ, ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा। तो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग समझ आ गई, ये समझ आ गई, ये समझ आ गई, ये समझ आ गई। तो यस इसकी जन्म कुंडली वैसी ही बनी है, इट इज हैविंग sp3 एंड p ओवरलैपिंग, वो भी 4 दिस ओवरलैपिंग 4 orbitals are there having a tetrahedral
ज्योमेट्री। आई होप आज की लेक्चर के बाद आपको थोड़ी बहुत बॉन्डिंग की नॉलेज आपकी बढ़ी होगी, और अगले लेक्चर में, जो कि मैं कोशिश करूंगा यार आज या कल दिन में 2 लेक्चर अपलोड करूं, ठीक है, और आपकी जो बॉन्डिंग की नॉलेज है उसको और थोड़ा धीरे धीरे इनहेंस करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल यार पढ़ाई जारी रखिए। पुराना बैकलॉग, मैं उम्मीद करता हूँ 2 दिन वीडियोस नहीं आई तो पुराना बैकलॉग आपने कवर किया होगा। ये मत सोचिए कि मेरा सिलेबस कभी लैग करेगा, असंभव है, नहीं कर सकता। सिलेबस बहुत पहले, टाइम के बहुत पहले सब कुछ ख़त्म कराया जाएगा, ये बिल्कुल ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ, और जब जब मैंने कहा है सब कुछ कंप्लीट कराया भी है, आप उससे निश्चिंत हो जाइए। और इन चीज़ों पर एक बार गौर ज़रूर कर लीजिएगा, इन चीज़ों पर गौर ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच चुका है ना, आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। और बहुत सारे बच्चे, अराउंड 1600 डाउनलोड्स हैं हमारे ऐप के, और उसमें से अराउंड 900 to 1000 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन कोर्सेस, अराउंड 1000 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो बच्चा समझ रहा है वो बिल्कुल जुड़ रहा है, और उसको प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट इन द सेंस पढ़ाई में प्रॉफिट, ठीक है। तो चलो ठीक है बेटा, फॉलो करते रहो इसी चीज़ों को, एंड मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में आपके साथ।